Guys, this is Kamlesh Verma and welcome to Aurora IAS. And today in our series, we will start with lecture number 8. This is lecture number 8. Okay, we are going to begin our journey from lecture number 8. And in the last lecture, we actually studied about Anglo-Mysore War. Okay, and in this lecture, we will complete the conquest of Indian side through war. मतलब वॉर से जिनको भी ब्रिटिश ने हराया था आज उनको हम कंप्लीट कर लेंगे जो इंडिया के राजा थे। जैसे हमने मैसूर देखो बंगाल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बंगाल के बाद वी हैव कंप्लीटेड मैसूर। मैसूर के बाद बचते हैं मेन जो पावर आती है वो है मराठा। मराठा के बाद आएंगे सिख्स, ठीक है। ये दो पावर को आज हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप पूछेंगे अवध का क्या हुआ सर, अवध के बाद आप पूछेंगे हैदराबाद का क्या हुआ, और भी जो कुछ स्टेट्स थे तो उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने थ्रू डिप्लोमेसी हराया था, लाइक फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस। तो वो सब हम चालू करेंगे अगले लेक्चर में अगर आज ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, एंड आई होप ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। देखो इसका कॉज क्या था, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी। तो मैंने आपको बताया था कि जो माधव राव थे, ओके, माधव राव हु वॉज द पेशवा, ओके, ही डाइड। जो पेशवा थे माधव राव, उनकी डेथ हो जाती है। और उनके बाद जो उनके ब्रदर रहते हैं, ठीक है, उनके जो ब्रदर रहते हैं वो अगले पेशवा बनते हैं, वो अगले पेशवा बनते हैं नारायण राव, ठीक है, नारायण राव अगले पेशवा बनते हैं। लेकिन जो उनके अंकल रहते हैं उससे खुश नहीं होते हैं, ठीक है। जो उनके अंकल रहते हैं नारायण राव के अंकल, ठीक है, उनसे खुश नहीं रहते हैं। तो के क्या करते हैं, ये नारायण दैट मीन्स रघुनाथ राव नारायण राव को मार देते हैं एंड ही बिकम्स द न्यू पेशवा, ठीक है। और उसके बाद भैया जो नारायण राव की विडो रहती है, अब उम्र कहते हैं उनकी जो विडो रहती है, उनकी जो वाइफ रहती है, विधवा रहती है, वो खड़ी हो जाती है कि बोली भाई अभी अभी मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है हु इज़ सन ऑफ नारायण राव, सो ही इज़ द लीगल हेयर टू द थ्रोन, नॉट रघुनाथ राव इज़ द लीगल हेयर टू द थ्रोन, ठीक है। अब ये बात सबको पता चलती है, इतने मराठा चीफ रहते हैं लाइक सिंधिया, होलकर्स एंड एवरीवन। सो मराठा चीफ और नाना फडणवीस दोनों एक साथ मिल जाते हैं और ये गंगाबाई को सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। देखो इनका भी रीज़न था, इनका रीज़न ये था कि अगर रघुनाथ राव जी रहते वो थोड़े अच्छे पेशवा हो सकते थे, मतलब इनको इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे मराठास के लिए, मराठा चीफ के लिए और नाना फडणवीस के लिए। और अगर कोई माइनर सत्ता में रहेगा तो पूरी सत्ता चली जाएगी इनके हाथ में, तो लोग खुश हो जाएंगे। तो इसलिए भी इन्होंने उनको मतलब माधव राव, मतलब माधव राव उनका नाम रखा गया। जो नारायण राव का बेटा था माइनर जो पैदा हुआ था उसका नाम माधव राव रखा गया, ठीक है, तब हम उसे माधव राव बोलेंगे। तो वो तैयार हो जाते हैं। इसके बाद क्या, एक ट्रीटी ऑफ सूरत होती है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत होती है। ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या रहता है कि रघुनाथ राव पहुंच जाते हैं ब्रिटिश के पास, बोलते हैं कि भैया मुझे अपने ये चीफ्स और ये पेशवा को हराना है, मतलब ये नाना फडणवीस को हराना है, आप मेरी मदद करो तो मैं आपको बहुत सारे ऑफर दूंगा, लाइक हम आपके टेरिटरी में रेड नहीं करेंगे एंड बहुत सारे ट्रेड प्रिविलेजेस देंगे, बहुत कुछ देंगे, ठीक है। तो उसमें ट्रीटी ऑफ सूरत दैट मीन्स फॉर्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब देखो मैंने आपको प्रेसिडेंसी का कॉन्सेप्ट बताया था कि ब्रिटिश की यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी थी। एक थी बंगाल, दूसरी थी बंगाल, यहाँ पर थी वेस्टर्न साइड में बॉम्बे, और यहाँ पर थी मद्रास प्रेसिडेंसी। मैप एंड एवरीथिंग आई हैव शोन यू, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी शोन यू दिस, तो आई वोंट बी शोइंग इट अगेन। तो 3 प्रेसिडेंसी थी इंडिया में, ठीक है। लेकिन याद रखना तीनों का कनेक्शन अलग अलग हुआ करता था, मतलब ना ये इसकी सुनता था, ना ये इसकी सुनता था, ना ये इसकी सुनता था, ठीक है। बॉम्बे, ये मद्रास और ये बंगाल, तीनों में से कोई एक दूसरे की नहीं सुनता था। तो जब ये नहीं सुनते थे और साथ ही साथ बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया गया था। आपने इसे पॉलिटी में पढ़ा होगा, मॉडर्न इंडिया का ही पार्ट है ये वैसे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया गया था और उसमें ये बोला गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है वो अपनी जो पावर है एक्सरसाइज करेगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ऊपर, साथ ही मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर। लेकिन जो प्रोविजन था वो क्लियर नहीं था, मतलब साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या कंट्रोल होगा नहीं होगा, मतलब बहुत ही वीक प्रोविजन था। तो एक तरीके से लोग अभी भी इंडिपेंडेंट थे, लेकिन अब एक्ट ने तो उनको बोल दिया था। तो ट्रीटी ऑफ सूरत किसने साइन की थी, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने और रघुनाथ राव ने। लेकिन जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग आए थे वो खुश नहीं थे, उन्होंने बोला था कि भैया आप क्यों उनके मैटर में इंटरफियर कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज ये जो वॉरेन हेस्टिंग थे ये सरकार के चमचे थे, तो ये नहीं चाहते थे कि सरकार का मतलब या ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्स्ट्रा पैसा वॉर में ख़त्म हो। उससे अच्छा तो ये पैसा मिल जाए जो शेयर होल्डर है उनको, तो उनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते थे ये पैसा वॉर में ख़राब हो, तो इसलिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर कर दी नाना फडणवीस के साथ। उसने बोला कि भैया हम इंटरफियर नहीं कर रहे। अब देखो 2 फ्रंट यहाँ पर खड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। तो उसने बोला कि भैया ठीक है, वो वॉरेन हेस्टिंग दैट मीन वॉरेन हेस्टिंग नहीं थी ना,
तो आप उनसे जाके बोलना हम तो वॉर चालू कर देंगे। तो रघुनाथ राव को हेल्प मिल गई बॉम्बे गवर्नमेंट की, ठीक है। और साथ ही साथ उसने बोला कि वी आर गिविंग यू, दैट मीन्स देखो ये एक्चुअली हुआ क्यों, ठीक है। बॉम्बे गवर्नमेंट ने हेल्प एकदम से इसलिए कर दी बिकॉज जो रघुनाथ राव ने इनको डराने के लिए ना एक फ्रेंच को पोर्ट दे दिया था, तो इससे लिए भी दोबारा लोग हेल्प में आ गए। हो सकता था कि नहीं आते बट आ गए, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश ने अपनी ट्रूप सेंड कर दी और मराठा की तरफ से फाइट कर रहे थे महाजी सिंधिया, ये काफ़ी पावरफुल लीडर थे उस टाइम पे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसके तहत उन्होंने ये पहाड़ थे जो दैट मीन्स वो वेस्टर्न घाट्स के, वो एक पहाड़ ऐसा तीन कोना टाइप का था, ठीक। तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाते हुए इनको ये पहाड़ के बीच में फंसा दिया, मतलब अब ये लोग फंस गए और यहाँ से अपनी पूरी सेना लगा दी महाजी ने, ठीक है। अब ये लोग फंस गए। ऊपर से इस जो एरिया में जो लोग यहाँ छिपे, मतलब इतना छोटा एरिया नहीं था, काफ़ी गांव थे, सब कुछ था। तो यहाँ पर ना इन्होंने स्कॉच्ड पॉलिसी अपनाई, ठीक है। स्कॉच्ड पॉलिसी में क्या होता है, जितने भी खाने पीने की चीज़ें रहती हैं उन सब में जहर मिला दिया जाता है, उन चीज़ों को ख़राब कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो अब इनको ना ही खाना मिल रहा है और ये लोग फंस भी गए। तो अल्टीमेटली जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी उसने सरेंडर कर दिया, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ वाडेगांव साइन होती है और बोलते हैं कि भैया अब आप हमारे इसमें दोबारा इंटरफियर नहीं करना। लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बेइज्जती थी ऑलरेडी, मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स बोला कि भाई आप इंटरफियर मत कर लो, मैंने ऑलरेडी पुरंदर साइन कर लिया है, बट नहीं माने। अब लेकिन बेइज्जती तो हो गई थी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बोला कि भाई ऐसा बेइज्जती तो मैं नहीं जाऊँगा, अब उन्होंने गलती कर दी तो कर दी, सो आई विल सेंड माई ओन फोर्स। तो उन्होंने काफ़ी लार्ज फोर्स सेंड की और उसने बोला कि भैया ये वाडेगांव ट्रीटी को हम नहीं मानते हैं। वो होते कौन है, एक्चुअली में पावर हमारे पास है, वॉरेन हेस्टिंग के पास है, बिकॉज हर प्रेसिडेंसी का कंट्रोल बंगाल के पास है, तो आई एम द हेड, सो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस ट्रीटी। और इसके बाद ब्रिटिश ने ना काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल की, क्योंकि दैट मीन्स सबसे पहली बात तो ये जो वॉर था आपको मैंने बताया था, जब मैसूर का पहला वॉर हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, नॉट फर्स्ट एक्चुअली, हाँ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ था, तो दैट वाज द टफेस्ट वॉर फॉर ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज वहाँ पर अमेरिका में उनकी कॉलोनी ज़्यादा आज़ाद हो रही थी, फ्रेंच को दोबारा इंडिया में राइज मिल रहा था, मैसूर प्लस निज़ाम प्लस मराठास मिल गए थे एक साथ। तो ये वही टाइम था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सालबाई का मतलब ये जो वाडेगांव जब वॉरेन हेस्टिंग दोबारा इन पर अटैक कर देता है, आपको समझ में आया कि ऑलरेडी जब वॉरेन हेस्टिंग की फंसी पड़ी थी मैसूर के साथ और निज़ाम के साथ, आपको याद है ना, मैंने सेकंड मैसूर वॉर में बताया था कि निज़ाम और ये दोनों साथ मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जब दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे थे तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई थी, वाडेगांव ट्रीटी साइन हो गई थी और ये ब्रिटिश एम्पायर की बेइज्जती थी, इसलिए वॉरेन हेस्टिंग को फोर्स होकर यहाँ पर अपनी फौज भेजनी पड़ी अगेंस्ट मराठा। तो ये तीनों का कोलिजन बन गया था, ठीक है। तो ये वही टाइम था। अब आई थिंक आपने करेक्ट कर लिया होगा इसको, ठीक है। और अल्टीमेटली किसी तरीके से आप जानते हैं कि जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था बहुत आराम से वेलेस्ली, दैट मीन्स वॉरेन हेस्टिंग ने हैंडल किया, निज़ाम को हटाया, मैसूर को हटाया और मराठास को हटाया, अल्टीमेटली एक ट्रीटी साइन हुई। और जो उस ट्रीटी का नाम था, देखो वहाँ पर कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, वहाँ पर ट्रीटी साइन हुई थी मैसूर में, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर विथ टीपू सुल्तान, बिकॉज सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की डेथ हो जाती है बाय कैंसर। तो कौन सी ट्रीटी साइन होती है, जो ट्रीटी साइन होती है उसका नाम था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और यहाँ पर ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई। इसमें बोला गया कि भैया 20 साल तक वी विल नॉट अटैक ऑन एनीवन, एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, अगर पेशवा को सपोर्ट चाहिए तो वी विल प्रोवाइड यू सपोर्ट, डोंट वरी, एंड बट एट अ कंडीशन दैट यू आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनी यूरोपियन नेशन। ठीक, मैंने बताया कि फ्रांस का राइज हो रहा था, तो इस चीज़ को उन लोगों ने ध्यान में रखा था कि भैया अभी तो मैसूर सपोर्ट कर रहा है, धोखे चढ़ा के कभी मराठा सपोर्ट करने लगे फिर तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो उसने बोला था वी विल सपोर्ट यू बट यू आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनी यूरोपियन नेशन। एनी यूरोपियन का मतलब यहाँ पर यही था कि यू आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट द फ्रेंच, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट रघुनाथ राव, ठीक है। अब इस ट्रीटी में भैया पेशवा के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, वो लोग हारे थोड़ी ना है, भाई तो पीस ट्रीटी पे आए हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बराबर हो गए थे। तो यहाँ पर बोला गया कि भी आप रघुनाथ को हेल्प नहीं करोगे, और जो हमारे नाना फडणवीस साहब हैं, मतलब जो मराठा एम्पायर है, वो जो रघुनाथ राय को पेंशन लेके बाहर भगा देगा, ठीक है, पेंशन बाय पेशवा। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि इंग्लिश बाकी यूरोपियन पावर से अच्छे इसलिए थे बिकॉज उन्होंने कभी अपने ट्रेड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसका बेस्ट एग्जांपल ट्रीटी ऑफ सालबाई थी। देखो यहाँ पर उन्होंने सारे पॉलिटिकल मुद्दे सुलझा लिए कि इंग्लिश रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे, पेशवा अदर यूरोपियन नेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, पीस रहेगा 20 साल के। लेकिन यहाँ पर देखो आखिरी प्रोविजन, इंग्लिश ट्रेड प्रिविलेजेस एज बिफोर, मतलब इंग्लिश का जो भी ट्रेड प्रिविलेज था मराठा के रीजन में वो सेम बिफोर रहेगा, तो जो जैसा था वैसे ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं चाहेंगे। अगर आपको ये एक्सेप्ट हो तो वी विल एक्सेप्ट ऑल दीज टर्म्स। तो ये सबसे बेस्ट थिंग थी, मतलब उन्होंने अपने पैसे को कभी रोक नहीं लगाई। लेकिन अगर वहीं फ्रांस था, जैसे कि जब ड्यूप्लेक्स का टाइम पे, तो उन्होंने पैसे कमाने ही बंद कर दिए थे कंपनी के लिए। जब कंपनी के पास पैसे नहीं हुए तो वॉर कैसे लड़ोगे। लेकिन ये बात ब्रिटिश नहीं भूले थे और अल्टीमेटली दे वर फाइटिंग, ठीक है।
और अंत में क्या होता है कि जो माधवराव रहते हैं, मतलब जो माइनर सन रहता है ना, ठीक है, माइनर सन रहता है नारायण राव का, वो सुसाइड कर लेता है। और इसके बाद जो मतलब रघुनाथ राव का सन रहता है, मतलब जिनको लात मार के निकाल दिया जाता है, उनका जो बेटा, ठीक है, बाजीराव टू, वो बनता है रियल पेशवा, नया पेशवा मतलब। लेकिन वो ही वॉज वर्थलेस, मतलब ही वॉज नॉट एट कंपेरेबल टू एनी पेशवा लाइक बाजीराव वन एंड बाजीराव टू। और साथ ही साथ उस टाइम पे नाना फडणवीस की ना डेथ भी हो जाती है। तो जैसे ही उनको पता था कि जब तक नाना फडणवीस है तब तक इनका एम्पायर अच्छे सिक्योर है, बाकी तो फिर कमज़ोर है। तो यहाँ पर इनको एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई एंटर करने की, ठीक है। मतलब वो लोग सोच रहे थे एंटर करने के लिए, बट उसके बीच में एक इवेंट हो जाता है। इवेंट क्या था कि सिंधिया प्लस बाजीराव टू वर्सेस होलकर। देखो क्या रहता था कि यूजुअली जो मराठा चीफ और पेशवा एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे, तो ऐसे ही नॉर्मल फाइट थी, कुछ नहीं, रोज की बात थी। तो इस बार क्या था, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता था कि जो होलकर थे हार जाया करते थे, ठीक है। तो अब उसमें होता क्या है कि सिंधिया और बाजीराव एक साइड में थे। बाजीराव टू मतलब जो नया राजा बना ना, माधवराव टू के मरने के बाद, जो रघुनाथ राव, जो एक्चुअली में रियल पेशवा बनना चाहता था, जिसकी वजह से मतलब एंग्लो मैसूर वार हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर, उनका जो बेटा था बाजीराव टू, वो, ठीक है, जो नए पेशवा हैं, ये पेशवा प्लस सिंधिया मिलके लड़ रहे थे होलकर से। और इस बार मतलब कुछ उल्टा हो जाता है, होलकर विंस अगेंस्ट देम। तो अब ये जो डिफीट थी पेशवा की, उनसे सहन नहीं होती, उनको लगता है कि भैया अब ये मुझे मेरी सत्ता से हटा देगा, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, होलकर विल गोइंग टू कैप्चर द पेशवा शिप, ऐसा कुछ हो गया। तो ये जल्दी से भाग जाते हैं ब्रिटिश के पास, और उनके साथ जाके साइन कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ बेसिन, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बेसिन मतलब बेसिन वॉज अ प्लेस, और ये दिवाली के टाइम पे होता है, इसलिए इसको दिवाली ट्रीटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो दिवाली के टाइम पे होता है। तो ये जो बेसिन में जाते हैं और वहाँ पर ब्रिटिश के साथ प्रोटेक्शन साइन कर लेते हैं। और एक्चुअली दिस वॉज अ सब्सिडरी अलायंस, सोचो, दैट मीन्स पेशवा ने जाके मराठास की इज्जत को वहाँ उतार दिया। सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया, वो भी आपने ब्रिटिश के साथ। टीपू मना कर रहा था कि वो नहीं करेगा, लेकिन आप इतने कमज़ोर हो गए कि आपने पेशवा मतलब मराठास की पूरी इज्जत ही खराब कर दी, ठीक है, आपने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया। अब जब ये बात पता चली सिंधिया को और भोसले को, तो देवर नॉट हैप्पी, ओके, देवर नॉट हैप्पी। उन्होंने बोला कि आप कैसे पेशवास की जो मराठास की जो इज्जत है उसको कम कर सकते हैं। और ऊपर से ये प्रॉब्लम फिर उनके ऊपर भी आने लगती कि भैया अब जब ये लोग पेशवाशिप पे कंट्रोल करेंगे तो वो लोग मराठा जी के ऊपर भी हुक्म चलाएंगे। तो सिंधिया प्लस अब भोसले मिल जाते हैं। उन्होंने बोला कि भाई बहुत लड़ लिए एक दूसरे से, अब साथ में मिलते हैं और ट्राई करते हैं कि हम मराठा की जो प्राइड है, जो मराठा की जो इंडिपेंडेंस को बचाया जाए। लेकिन जो मराठास के अभी जो सिंधिया और भोसले रहते हैं वो भी ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके रहते हैं। सो दे वर ऑल्सो डिफीटेड बाय ब्रिटिश, ठीक है। और उनके साथ दो ट्रीटी साइन हुई। सिंधिया के साथ ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सुराजिन जनगांव, और भोसले के साथ दैट मीन्स ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ देवगांव, ठीक है। और ये सब्सिडरी लाइन्स थी, मतलब सबसे पहले पेशवा के साथ ट्रीटी ऑफ बेसिन में सब्सिडरी लाइन्स, और उसके बाद सिंधिया और भोसले के बाद। और जो गायकवाड़ थे, ठीक है, अब ये मत पूछना गायकवाड़ कौन थे, मैंने अपनी मराठा वाली वीडियो में पूरे अच्छे से बताया कि भाई मराठास का राइज कैसे हुआ और क्या थे, कितने चीफ्स थे, सब बताया, ठीक है। तो गायकवाड़ थे, उन्होंने ऑलरेडी ब्रिटिश के साथ साइन कर ली थी कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी लाइन्स की, ठीक, मतलब ऑलरेडी इनका सब्सिडरी बन गया था। मतलब पेशवा चले गए, सिंधिया चले गए, इसके बाद भोसले चले गए, एंड इवन गायकवाड़ चले गए। अब बचा कौन, सिर्फ एक बंदा, होलकर, ठीक है। देवर क्वाइट पावरफुल। तो होलकर ने क्या किया, जब पता चला कि भाई ये तीनों तो हार गए हैं, सब लोग हार गए हैं, बस मैं ही बचा हूं, तो उसने कोलिजन बनाया किसके साथ, हिंदू रूलर्स के साथ, जैसे कि जाट्स, ठीक है, और इन सब के साथ। लेकिन ये भी हार गए, और अल्टीमेटली इनके साथ साइन हुई ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, ठीक है। मतलब ये भी सबसे डरी लाइन्स ट्रीटी थी। मतलब अब पूरा मराठा एम्पायर आ गया था ब्रिटिश के कदमों में। इसलिए कहा जाता है ट्रीटी ऑफ बेसिन गेव द इंग्लिश की टू इंडिया। मतलब ट्रीटी ऑफ बेसिन एक तरीके से, मतलब पेशवा ने जाके, बाजीराव टू ने जो चाबी थी वो पकड़ा दी अंग्रेज़ों को, भैया ये रही इंडिया की, अब आप पूरे इंडिया पे कब्जा कर लो, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब जब सब्सिडरी अलायंस हो गए, सिंपल सी बात है, ब्रिटिश की आर्मी हर जगह पहुंच चुकी थी। अब निज़ाम के साथ ऑलरेडी था, मैसूर के साथ हरा के हो ही चुका था उनको। तो अल्टीमेटली अब यहाँ पर भी पहुँच गई आर्मी, तो पूरे इंडिया में पहुँच गई। अब पूरे इंडिया में पहुँच गई तो ये आर्मी आपको लो कॉस्ट में मिल रही है, ऊपर से स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, कोई भी रिवॉल्ट करेगा आपकी आर्मी वहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो दिस वॉज द मेजर बैटल जिससे मराठास का हारना तय हो गया था, ठीक है। अब आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ये होता है इनकी वजह से, नॉट सलमान खान बट एक्चुअली पिंडारीज, ठीक है। पिंडारीज क्या करते थे, ये लोग रेड किया करते थे, मतलब दूसरों की टेरिटरीज में जाते थे और वहाँ से जो भी मिलता था उसको उठा लिया करते थे, ठीक है। पिंडारीज का ये काम था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि ऑलरेडी
1813 का चार्टर आ चुका था। मैं यहाँ पर डेट्स नहीं बताऊंगा किस टाइम पे वॉर हुआ, बट इट वॉज अराउंड 1817 टू 1818 के आसपास ये वॉर हुआ था। ठीक है, ये सब मैंने बताया था थ्रू अ टाइम लाइन आई विल शो यू, जिससे कि आपको चीज़ें क्रोनोलॉजी में याद रहेंगी। बस अभी आप इवेंट पे फोकस करो। तो याद रखना कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था। अब इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ना सिर्फ और सिर्फ पार्शियल मोनोपोली रह गई थी, मतलब जो इंडिया पे मोनोपोली थी वो खत्म हो गई थी, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ टी और चाइना पे मोनोपोली बची थी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब मार्केट खत्म होगा तो दे नीडेड मोर मार्केट। ठीक है, इनको ज़्यादा मार्केट की और ज़रूरत थी। ठीक है, इनको और मार्केट चाहिए थे। अब लेकिन ये जो पिंडारीस ने कुछ लैंड पे कब्जा करके रखा था, उनके जो ब्रिटिश के लैंड थे वहाँ पर कब्जा कर दिया करते थे। तो अब इस चीज़ की वजह से, समझ रहे हो ना, इस चीज़ की वजह से इन लोग को अब मतलब महसूस हुआ कि भैया पिंडारीस को हटाना पड़ेगा। अगर पिंडारीस को नहीं हटाएंगे तो ये तो अपने लैंड को छोड़ेंगे नहीं, साथ ही साथ दैट मीन्स जो हमारे लैंड में बार बार अटैक करते रहते हैं पैसे लूटने के लिए, तो हमारा ट्रेड प्रमोट नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया कि पिंडारीस के ऊपर अटैक करने का डिसाइड किया। अब जब पिंडारीस पर अटैक हुआ तो एक्चुअली पिंडारीस पता कौन थे? पिंडारीस मतलब एक तरीके से मराठास की सेना थी। ठीक है, मराठास का इनको सपोर्ट था। जब पिंडारीस पर अटैक हुआ मतलब कि एक तरीके से देयर वाज अटैक ऑन सवर्निटी ऑफ मराठास, तो उन्होंने बोला कि भैया आप हमारी सेना पे क्यों अटैक कर रहे हो, दिस इज द वॉलेशन ऑफ योर प्रॉमिस। मतलब एक प्रॉमिस किया गया था सब्सिडरी अलायंस में कि हम आपके इंटरनल मैटर्स में नहीं घुसेंगे, बट यू आर इंटरफियरिंग। ठीक है ना। सो अब फाइनली इन लोगों ने एकदम से आग टाइप की जल गई कि भैया अब इनको अपन को पूरे यहाँ से निकाल देना है, अपने पेशवा राज से। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भैया आई विल टॉक टू, दैट मीन पेशवा जो थे उस टाइम पे, उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल टॉक टू ईच एंड एवरी मराठा चीफ और वी विल ट्राई टुगेदर। लेकिन ये टाइम ना जा चुका था। मतलब अब इनके पास जो भी मतलब द एलिमेंट विच वर नीडेड फॉर बीइंग अ ग्रेट पावर वो सब खत्म हो चुके हैं। ना इनके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेशन था, ना कुछ खास आर्मी थी, ना कुछ खास लीडर था। बट फिर भी उन्होंने ट्राई किया कि लेट अस गो फॉर इट। और ऊपर से जो जशवंत राव होलकर थे, ही वॉज अ क्वाइट पावरफुल लीडर, तो उनका भी निधन हो चुका था। ठीक है, ना ही कोई पॉलिटिकल पावर बची थी, एडमिनिस्ट्रेशन बचे थे, ना ही कोई दोस्त था। जो निज़ाम निज़ाम भी कोई हेल्प नहीं करने वाले थे, बिकॉज वो खुद भी ब्रिटिश के सब्सिडरी हो गए थे। तो अल्टीमेटली हारना ही था, तो हार गए। और उसके बाद पेशवाशिप जो थी अबॉलिश कर दी गई। ठीक है, अब इट वॉज टोल्ड दैट देयर विल बी नो पेशवाशिप। और मराठा जो कॉन्फेडरेसी थी उनको भी, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अब मराठा का प्राइड तो थोड़ा बहुत चाहिए था ना, हट हुआ था। तो क्या किया गया, जो पेशवा का जो डोमिनियन था पुणे वाला, वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया गया, इसको नाम दिया गया सतारा। ठीक है, और वहाँ पर जो शिवाजी के बेटे थे उनको बना दिया मराठा का किंग। बोला कि भैया ये रहा आपका प्राइड, पकड़ो अपना प्राइड, अब खुश रहो इतने में। ना आपके पास पॉलिटिकल पावर है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ना इकोनॉमिक पावर है, ना ही कुछ है, ना ही मिलिट्री पावर है। एंड दिस इज योर एंड। एंड अल्टीमेटली एंग्लो मराठा वॉर भी होता है ख़त्म। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मराठा इतने पावरफुल थे जो कि मुग़ल को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, मुग़ल को सिर्फ दो ही लोगों ने कंट्रोल किया, एक थे ब्रिटिश, दूसरे थे मराठास। तो क्यों मराठास हार गए ब्रिटिश के अगेंस्ट, क्या रीजंस थे ऐसे? वैसे रीज़न मैंने आपको काफ़ी बता ही दिए हैं, बट फिर भी एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। एक तो बहुत ही वीक लीडरशिप थी। ठीक है, मतलब क्या था कि वो मराठास का रूल था ना काफ़ी डेस्पोटिक था। मतलब उन्होंने कभी भी एक फ्यूचरिस्टिक विजन नहीं रखा। मतलब कोई प्रोग्रेसिव आउटलुक नहीं था कि मतलब हमारे जो रीजन में बहुत सारे धर्म रहते हैं उनको साथ में जोड़ के चला जाए, एक अलग इंडिया टाइप बनाया, जैसे अकबर ने किया था। अकबर जब ही केम टू द पावर, ही केम टू नो अबाउट द जजिया, कि जो हिंदूज हैं उनके ऊपर जजिया लगता है, तो उसने तुरंत बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो, मतलब आप मैक्सिमम हिंदू मेजॉरिटी वाले रीजन में रह रहे हो, उनके ऊपर जजिया लगा रहे हो, वो तो हमें कभी पसंद नहीं करेंगे। तो ही अबॉलिश जजिया। उसने इंडिया को एक बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी मराठा किंग ने ऐसा नहीं किया, ना ही कोई बाजीराव, ना ही कोई दैट मीन्स शिवाजी, नो वन डिड इट। ठीक है, सॉरी टू से इट बट नो वन डिड इट। एंड अल्टीमेटली फ्यू एड्स के बाद जो बाद के पेशवा आए लगी, बाजीराव टू, और जो बकवास पेशवा था, दे वर वर्थलेस। लाइक बाजीराव वन वॉज वेरी पावरफुल, कि ही वॉज क्वाइट पावरफुल। अगर ब्रिटिश की इनके साथ फाइट होती ना, ब्रिटिश तो कब का अंग्रेज छोड़ के भाग जाते। मतलब अपन को देखने ही नहीं पड़ता उनकी शक्ल अंग्रेजों की, 2 साल की गुलामी नहीं करनी पड़ती। लेकिन बाजीराव जैसे जो मेन अच्छे केपेबल रूलर थे, मतलब ये लोग शायद अकबर लोग को भी हरा देते। मतलब पर्सनली आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन बाजीराव वन। आई हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ बुक्स अबाउट बाजीराव वन, दैट मीन्स आई एम वेरी, आप कह सकते हैं, इंस्पायर्ड फ्रॉम बाजीराव वन। और जो बाजीराव वन जो मस्तानी मूवी आई थी ना, उसमें जो दिखाया गया है, मतलब आई एम नॉट एट कंपेरेबल टू रियल बाजीराव। ही वॉज रियली वेरी पावरफुल। काफ़ी बुक्स हैं, विकीपीडिया पढ़िएगा, मतलब काफ़ी इंस्पायर करते हैं बाजीराव वन। ठीक है, बट नो इशू। अब यहाँ पर जो थे मैक्सिमम जो बाद में रूलर आते हैं वो सेल्फिश थे, कुछ खास ध्यान नहीं दिया अपने स्टेट के ऊपर। अल्टीमेटली ये इंसेप्ट लीडरशिप थी इनकी। ठीक है, इसके बाद जो मराठा स्टेट था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वहाँ ना वो लोग कोई एजुकेशन प्रमोट कर रहे थे, ना ही चाह रहे थे कि इंडिया एज अ नेशन बने, नो कल्चरल सिंथेसिस वॉज देयर। ठीक है, इसके बाद कॉन्फेडरेसी बहुत लूज थी, मतलब कि
मराठास का जो कंट्रोल था अपनी कॉन्फेडरेसी में उन्होंने जो बनाए थे चीफ्स, उनसे कंट्रोल ही हट गया था। मतलब देखो ना, सिंधिया अलग लड़ रहे हैं, होकर अलग लड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मिलिट्री सिस्टम बहुत ही वीक था उनका, वही अभी भी स्वॉर्ड स्पेड इन सबसे लड़ रहे थे, और ब्रिटिश अपनी अच्छी पावरफुल गन से लड़ रहे थे। इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ही बेकार थी, ये लोग चौथ और स्वदेश मुक्ति पर डिपेंड करते थे, जो कि मेनली था लूट। मतलब इनकी कोई सर्टेन इनकम नहीं थी। ऐसे कि मान लो आप कहीं पर रूल करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई हमारे यहाँ इस बार टैक्स आएगा मान लो 10 करोड़, तो हम इसका ये खर्च करेंगे वो खर्च करेंगे, तो इनका फिक्स ही नहीं था, कभी 10 करोड़ आ रहा है, कभी 20, कभी 1, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं थी। ऊपर से ब्रिटिश का अच्छा प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक था, तो काफ़ी सपोर्ट भी था इंटेलिजेंसिया क्लास से, मराठास हार जाएं और लेट ब्रिटिश कम टू पावर, ठीक है। अब इसके बाद आता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। तो आपने देखा कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध में मैंने सिर्फ 2 ही लाइन लिखी है, ठीक है। क्यों? बिकॉज सिंध इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, इट इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो दैट मीन्स यूपीएससी पूछेगा भी नहीं। बस आपको ये याद रखना है किसके टाइम पे इसको एक्वायर किया था ब्रिटिश ने, मतलब कब कब्जा कर लिया था। उस टाइम पे जो वाइस रॉय थे, नॉट वाइस रॉय, एक्चुअली गवर्नर जनरल जो थे, ही वॉज लॉर्ड एलन बोरो, ठीक है, इनका नाम याद रखना। और याद रखना सिंध ऑल्सो एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस इन द 1832, बट इट वॉज कैप्चर्ड बाय लॉर्ड एलन बोरो। इतना याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ याद मत रखना। सिंधु तो इंपॉर्टेंट भी नहीं, बट फिर मैंने 2 लाइन लिख दी, काफ़ी एहसान किया है वैसे मैंने, ठीक है। अब आखिरी पावर में आएंगे एंग्लो सिख के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि जो महाराजा रंजीत सिंह हैं उनके बारे में कंप्लीट मैंने डिस्कस किया है, तो उसको ना भूलें, उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो महाराजा रंजीत सिंह की अंग्रेज वेट ही कर रहे थे कि कब वो ऊपर चले जाएँ। जैसे ही ऊपर चले जाएंगे उनको पता था कि इसके बाद कोई खास कैपेबल बंदा है नहीं जो सिख एम्पायर को चलाएगा, और हमें सिख एम्पायर हमारे पैरों में मिल जाएगा। तो हुआ यही, जो डेथ हो जाती है हमारे किसकी, महाराजा रंजीत सिंह की। उसके बाद उनके जो बेटे हैं खड़क सिंह, वो बनते हैं राजा, ठीक है। एंड ही वॉज सपोर्टेड बाय नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह ये मिनिस्टर टाइप थे, ठीक है। लेकिन देर वॉज अनदर फैक्शन जो चाहता था कि शेर सिंह राजा बने। मतलब कुछ लोगों को खड़क सिंह पर भरोसा नहीं था, वो चाहते थे शेर सिंह राजा बने। और शेर सिंह को सपोर्ट कौन करता? डोगरास। डोगरास वही है महाराजा हरी सिंह वाले, ठीक है, वही है डोगरास, ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने आपको दिखाया था सिख अम्पायर की, उनके पास आपने देखा था कि उनके पास क्या था, उनके पास कश्मीर भी हुआ करता था। मैंने सब मैप में दिखाया, ठीक है, मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी ज़रूर देखिए, ठीक है। तो क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई, इसके बाद 2 फैक्शन आ गए। एक फैक्शन था खड़क सिंह का, विच वॉज सपोर्टेड बाय नौनिहाल सिंह। दूसरा फैक्शन था किसका? शेर सिंह का, वो सपोर्टेड बाय डोगरास, ठीक है। अब दोनों के बीच में बड़ी लड़ाई चलती रहती थी कि भाई ये होगा वो होगा, पॉलिसी पे लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन क्या था कि एक्चुअली कुछ वॉर हो रहे थे रिगार्डिंग दैट सिख साइड पे और सिंध साइड पे, तो ब्रिटिश आर्मी को जाना था, और उन्होंने बिना खड़क सिंह की परमिशन लिए अपनी आर्मी सिख के मतलब जो टेरिटरी वहाँ से गुजार दी। अब सिंपल सी बात है कि आप ये सोचो कि अगर अपन को ये पता चले कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो हमारे कश्मीर के एरिया से चाइना चली गई है, तो प्रोटेस्ट होगा, बिल्कुल धज्जियाँ उड़ जाएंगी सरकार की, ठीक है। तो सेम यहीं पर ऐसा हुआ। अब उसी के बीच में पता नहीं क्या हुआ कि इन दोनों की डेथ हो गई, मतलब खड़क सिंह की भी डेथ हो गई और साथ ही साथ नौनिहाल सिंह की भी डेथ हो गई, ठीक है। अब खड़क सिंह के बेटे थे दुलीप सिंह, अब बनना था इनको राजा, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है ये माइनर थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली कौन राजा बन गया? शेर सिंह बन गए राजा, ठीक है, शेर सिंह बन गए राजा। और इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बने ध्यान सिंह। अब ये बड़ा पागल टाइप का इंसान था, मुझे तो समझ में नहीं आया इनके बारे में पढ़ के। मैंने अप्रॉक्सीमेटली हैव रेड अबाउट 10 to 12 पेजेस अबाउट ध्यान सिंह, बट कुछ खास मिला नहीं। मतलब बहुत बेकार टाइप की एडवाइसेस दे रहा था, कि बोल रहा था कि आप इस पर ध्यान रखो, उस पर ध्यान रखो, डोगरा अच्छे हैं, डोगरा वो है, ये है, वो है। मतलब कुछ भी बकवास टाइप करता रहता था, जो मन में आता था। मतलब ट्रंप की तरह था, आप कह सकते हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, ठीक है। तो इसने बोला था ध्यान सिंह ने कि आप सरगन वाली सरदार हैं, उन पर ध्यान रखना, इनके दुश्मन टाइप के थे, तो उन पर ध्यान रखने को बोला था। तो उनसे कुछ ट्रीटी नेगोशिएशन के टाइप पे, मतलब ये सरगन वाली सरदार जो रहते हैं हमारे शेर सिंह को मार देते हैं, ठीक है, शेर सिंह को मार दिया। अब दुलीप सिंह सत्ता में आने चाहते थे, माइनर थे बट फिर भी असली वारिस तो वही थे, तो उनको सत्ता में आना था। लेकिन जो पावर थी ना वो शिफ्ट कर गई आर्मी के पास। अब यहाँ पाकिस्तान का वो केस हो गया कि वहाँ पर आपने देखा कि लियाकत अली खान मरे और अयूब खान साहब ने पावर ले ली अपने हाथ में। अब उन्होंने बोला कि भैया महाराजा रंजीत सिंह वॉज अ ग्रेट पर्सन, खड़क सिंह बिल्कुल वर्थलेस थे, शेर सिंह वर्थलेस थे, और ये दुलीप सिंह को कुछ खास नहीं है, तो पावर यू ट्रांसफर टू अस, ठीक है। तो अब पावर आ गई इनके हाथ में। और अब देखो पावर लेने का एक रीज़न ये भी था कि इन्होंने रिसेंट में ना अफगान्स को हराया था, तो मतलब जो आर्मी को भरोसा था कि भाई ये लोग अच्छे से स्टेट को रन नहीं कर पाएंगे, इट इज़ द आर्मी विच शुड रन द स्टेट, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो अंग्रेज की और ये जो ब्रिटिश की ना जम नहीं रही थी, मतलब ब्रिटिश की और जो सिख की जम नहीं रही थी।
मतलब फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आने लगी, मतलब न्यूज़ आने लगी कि ये जो ब्रिटिश हैं ऑलरेडी उन्होंने एक बार हमारी टेरिटरी पे आर्मी भेज चुकी है, तो यहाँ पर ये लोग कुछ दैट मीन्स रोड्स बना रहे हैं और आप कह सकते हो कैंप्स बना रहे हैं, लड़ने की पूरी तैयारी है। और ब्रिटिश भी एक्चुअली चाहते थे कि ऐसी अफवाहें फैलें जिससे कि वो लोग बिगिनिंग करें सिख दैट मीन्स वॉर की, और हम बोल दें कि भैया उन्होंने सब कुछ चालू किया था, फिर हमें बाद में कैप्चर करना पड़ा। इनकी यही स्ट्रैटेजी रहती थी ब्रिटिश की कि पहले उनको भड़काओ और किसी से जब वो लोग अटैक करें और उनको जब तुक्के तड़ाक से हरा दो तो आप बोल दो कि हाँ भाई ये तो उन्होंने सब कुछ किया था, हमारी क्या गलती थी, हम तो सिर्फ सिंपल सी ट्रेडिंग कंपनी थे। लेकिन एक्चुअली में आपने देखा कि शुरुआत हर जगह की यहीं से होती थी, तो अल्टीमेटली शुरुआत हुई, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी ना कुछ लोग बिक चुके थे, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी में हुआ था ना, वो मिर्जाफर बिक गया था, तो यहाँ पर भी कुछ लोग बिक चुके थे। अब सिंपल सी बात है, जब आप दैट मीन्स विभीषण का काम करोगे तो रावण को तो हारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो सिख की आर्मी थी वो हार गई, काफ़ी प्राइड गया। इसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है जिसमें बोला जाता है कि ब्रिटिश सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ सतलज तक अलाउड थे। आप कहते हैं ना, वो मैंने आपको ट्रीटी ऑफ अमृतसर बताई थी कि जो महाराजा रंजीत सिंह का अंपायर है वो सिर्फ और सिर्फ सतलज तक रहेगा, और ब्रिटिश का अंपायर भी यहाँ सतलज तक रहेगा। मतलब ये जो पार्ट है ये महाराजा रंजीत सिंह का है और ये पार्ट ब्रिटिश का है। डू यू नो वाई एम दैट मीन्स टेलिंग महाराजा रंजीत सिंह? बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट सिख वॉरियर, ठीक है। उन्होंने पूरे सिख एम्पायर को बना के रखा था, इसके बाद किसी ने सहेज के नहीं रखा, इसलिए दैट वाज नॉट सिंह एम्पायर, दैट वाज महाराजा रंजीत सिंह एम्पायर, द ग्रेट सिख वॉरियर, ठीक है। तो आपने देखा कि हाँ, जो महाराजा रंजीत सिंह का जो एम्पायर था वो यहाँ तक रहना था। लेकिन अब यहाँ पर आप देखो, उन्होंने बोला कि अगर ब्रिटिश चाहे तो इस एरिया को भी कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये साफ साफ दिखने लगा था कि वे ब्रिटिश इनको दैट मीन्स सिखों को कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो दिलीप सिंह है उनको राजा बना दिया गया, ठीक है। और जो कश्मीर था ना, कश्मीर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इवन फॉर दैट मीन्स ब्रिटिश, तो वो ट्रांसफ़र कर दी गई डोगरास को, ठीक है। डोगरास उस टाइम पे गुलाब सिंह राजा थे, उनको ये मिल गई, ठीक है। अब ये जब पता चला कि भैया ऐसा ट्रीटी लाहौर में हुआ कि कश्मीर ट्रांसफ़र कर दिया, कश्मीर वॉज वेरी दैट मीन्स हेल्पफुल फॉर द सिख एम्पायर, उनके लिए काफ़ी घूमने की जगह थी, काफ़ी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज थी। तो ये उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि भैया आपने कैसे हमारी टेरिटरी, आप छोड़ो, आप हमारे यहाँ का जो भी बेकार बंजर रीजन भी हो, अरुणाचल प्रदेश काफ़ी ज़्यादा बंजर है, उसको भी अगर आप ट्रांसफ़र कर दो चाइना को तो लोग भड़क जाएंगे। तो सेम यहाँ पर हुआ, कश्मीर जो गया उनके पास तो दे वर नॉट हैप्पी, ठीक है। तो बहुत प्रोटेस्ट होना चालू होता है बिकॉज दे डिडंट लाइक द ट्रांसेक्शन ऑफ कश्मीर, तो रिवॉल्ट टाइप सिचुएशन आ जाती है। तो इसके बाद एक लाहौर दरबार में ट्रीटी होती है, ठीक है, जिसे ट्रीटी ऑफ भैरवल भी बोलते हैं, ठीक है। याद है ना, अगर वो चीज़ ट्रीटी ऑफ भैरवल क्या है या ट्रीटी ऑफ लाहौर दरबार है, तो यही है, जब कश्मीर का ट्रांसेक्शन होता है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो उसके द्वारा रिवॉल्ट होता है, तो अल्टीमेटली फिर बोलते हैं कि देखो भैया आप लोग टेंशन मत लो, अब जो हमने डोगरास को दे दिया वो तो हम वापस लेंगे नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हम बेकाऊ हैं वो आपको, ठीक है। तो अब हम दोबारा वापस मतलब वापस उनसे कश्मीर को नहीं लेंगे। तो उससे अच्छा हम एक काम करते हैं कि अपन एक सिख काउंसिल बनाते हैं, ठीक है, जिसको ब्रिटिश सुपरवाइज करेगी, और उसमें आपके जो भी चुनिंदा लोग हैं उनको बैठा दो आप, और वो सब मिलकर पूरे सिख एम्पायर को चलाएंगे, ठीक है। तो ये आखिरी में डिसाइड हुआ था, लेकिन जो कश्मीर था वो वापस नहीं मिला था, ठीक है। इसके बाद कश्मीर हमेशा डोगरा के पास था, फिर अल्टीमेटली इंडिया ने एंड में लिया। अब फाइनली हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। इसमें क्या होता है, देखो पंजाब को एनेक्स कर लिया जाता है। अब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जानने की जरूरत नहीं कि क्या कॉजेज थे, क्या ये था, वो कुछ नहीं, बस क्या था ना, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में पंजाब को एनेक्स कर लिया जाता है, और जो दलीप सिंह राजा बने थे वो क्रिश्चियन में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं और उनको ब्रिटिश पेंशन देके भगा देते हैं, वो यूरोप जाके सेटल हो जाते हैं, ठीक है। और आर्मी जो रहती है वो डिज़ोल्व कर दी जाती है, कंप्लीट आर्मी को, मतलब दी पावरफुल आर्मी, सेकेंड बेस्ट आर्मी इन एशिया, उसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है। मूर्खता थी बट कोई नहीं, ब्रिटिश के लिए मूर्खता नहीं थी, बिकॉज जितने भी सोल्जर थे ना वो ब्रिटिश आर्मी में आ गई थी। फिर वहीं से मिली निकली थी हमारी सिख बटालियन, द मोस्ट पावरफुल बटालियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद जो एक और रीज़न था NWFP, जिसके बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। याद रखना कि इस जो लाइन बनी है, ठीक है, जो NWFP और बाकी जो सिख और ब्रिटिश एम्पायर को सेपरेट करती है उसको बोलते हैं दुरंद लाइन। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। सिख के बाद दैट मीन सिंध के बारे में उतना जितना दिखाया, और NWFP के बारे में इतना, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंड कंप्लीट मराठा वॉर, ठीक है। तो वी आर डन, ओके, दिस वॉज लेक्चर नंबर 8। यहाँ पर मैं एडिट करना भूल गया था, तो आज की वीडियोज़ में इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में विथ रेस्ट ऑफ द टॉपिक, मतलब अब फाइनली हमारी बिगिनिंग हुई किसकी, वो मतलब कैसे डिप्लोमेसी से हराया हमने, ठीक है। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।